हेलो, आवाज आ रही है सभी को? तो लास्ट लेक्चर में हमने बैक टाइट्रेशन कराया था। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैक बॉन्डिंग कराया था एंड में। एंड बैक बॉन्डिंग में हमने क्या बोला था कि जैसे कोई एक सब्सटेंस है, वो दो अलग अलग से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसका हमने कंक्लूजन ये बताया था कि कोई अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जो दो अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, तो सब्सटेंस के जो इक्वलेंट है वो बाकी दोनों के इक्वलेंट के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने बताया था। तो हम क्या क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं थोड़ा उस पर में, और वो क्लियर हो जाएगा। तो होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करो। होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। यस सिद्धार्थ, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। चलो पहले इसको नहीं लेते, कोई दूसरे क्वेश्चन को लेते, तो इसको बाद में ले लेते, थोड़ा सा स्लाइटली टफ है। तो किसी दूसरे क्वेश्चन को पहले लेते हैं।
तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 ये ले लो। रोहन, यहाँ बैक बॉन्डिंग कहाँ से आ गया भाई? बैक टाइट्रेशन है ये। तो क्वेश्चन से और तुम्हें क्लियर होगा, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। हमने जो एंड में कंक्लूजन बताया था लास्ट में, वो इसका मेन है। मतलब ऐसा था कि अगर हमारे पास कोई बी है, वो ए से भी रिएक्ट कर रहा है और सी से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसके इक्वलेंट इज इक्वल टू ए के इक्वलेंट प्लस सी के इक्वलेंट, ऐसा हमने बताया था। अगर बी ए एंड सी दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो बी के इक्वलेंट इज इक्वल टू ए के इक्वलेंट प्लस सी के इक्वलेंट।
चलो कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, KOH है एंड COH होल ट्वाइस। तो KOH और COH होल ट्वाइस जो दोनों का वेट मिला के कितना है, 4.2 ग्राम है। तो उसने बोला है कि इसमें दोनों का परसेंटेज क्या होगा। मान लो KOH का x ग्राम है, तो दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हो गया अपने पास 4.2 माइनस x। तो दोनों का रिएक्शन हो रहा है एसिड से, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ये होना चाहिए। ठीक है। इम्प्योरिटी नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास इक्वेशन उतनी नहीं बन पाएगी, एक इक्वेशन बनेगी तो एक इक्वेशन बनेगी, और इम्प्योरिटी लेंगे तो दो अननोन हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ऑब्वियसली इम्प्योरिटी नहीं लेंगे। तो वैसे भी तीन ऑप्शन में, अगर चार ऑप्शन में देखेंगे तो ऐड करके 100% ही आ रहा है। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ एसिड क्या है, तो उन्होंने वो दिया है 0.1। यह संस्कृति, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो नंबर ऑफ इक्वलेंट दिया है 0.1। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ KOH, तो मोल्स क्या होंगे, x ग्राम में x डिवाइड बाय मोलार मास। व्हाट इज KOH का मोलार मास, इट इज 56। ठीक है। तो इसके x बाय 56 मोल्स, एंड इसमें कितने मोल्स हो गए, इट इज 4.2 माइनस x डिवाइड बाय मोलार मास कितना है इसका, OH का 17 होता है, 17 इंटू 2 34 प्लस 40, आई थिंक 74 हो गए। ठीक है। सो व्हाट इज नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ KOH, x बाय 56 उसका मोल है, इंटू n फैक्टर इज 1। ठीक है। प्लस 4.2 माइनस x अपॉन 74 इंटू n फैक्टर क्या है इसका, इसका n फैक्टर है 2। ओके, सो क्या आएगा ये, सो इट विल बी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 4 इंटू 56 माइनस 112x। ओके, ऐसा कुछ आ रहा है। सो इट विल बी 112 माइनस 74 कितना होगा, थर्टी एट एक्स हो गया। आई थिंक 38x इज इक्वल टू 56 इंटू 8.4 माइनस 5.6 इंटू 74। तो यहाँ से x क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास 1.47 आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 1.47। ओके, सो परसेंटेज क्या हो जाएगा, कुछ मिस्टेक किया है क्या, परसेंटेज 14.7 आएगा इसके अकॉर्डिंग। देखो कुछ मिस्टेक है क्या कहीं पे, 4.2 ग्राम दिया था टोटल, मोलार मास बराबर लिया है 47, 56 बाय 38 कितना हुआ, 56 बाय 38 इज 1.47 ना। यस, 1.47 ही है वो। तो आई थिंक यही आ रहा है। सो अपने पास जो परसेंटेज है वो 14% आ जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर KOH का परसेंटेज देखेंगे
तो क्या होगा 14.7%, मतलब 15 हो गया। ओके, तो आई थिंक कैलकुलेशन तो बराबर लग रही है। तो 15% एंड 85% वाला करेक्ट होना चाहिए, मीन्स बी ऑप्शन। ओके, बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे दिख रही है क्या? कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी था, मेरे ख्याल से करेक्ट ही होगा ये। रितेश 74 5 ये 56 मल्टीप्लाई हो गया, हमने 5.6 कर दिया। 56 इंटू 0.1 को 5.6 किया है। 35 कैसे आएगा? टोटल वेट कितना दिया था? सॉरी, टोटल वेट वाज 4.2, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल वेट वाज 4.2। सो टोटल वेट जो है 4.2 था, तो फिर क्या आ जाएगा परसेंटेज? तो ये 28 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यार। 1.47 अपने पास एक्स आया, कुछ मिस्टेक हुआ ऐसा लग रहा कैलकुलेशन में। सॉरी, 35% आ रहा है, हमने रॉन्ग किया था। 1.47 डिवाइड बाय 4.2 इज 35% आ रहा है, सॉरी कुछ मिस्टेक किया होगा पहले। तो केएच का कितना आ रहा है? 35%, तो बचा हुआ किसका हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ यहाँ पर? बी हो गया। 1.47 डिवाइड बाय टोटल वेट कितना? 4.2, तो परसेंटेज 35 आ रहा है। ओके, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? एसिड जो है दोनों से रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जो एसिड है उसके इक्विवेलेंट क्या कर दिया हमने? KOH के इक्विवेलेंट प्लस COH होल ट्वाइस के इक्विवेलेंट। निर्वेद, जैसा मैंने पहले ही बताया यार कि इम्प्योरिटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास और इक्वेशन बन ही नहीं सकता है। और ऑप्शन में भी देखो, किसी में भी ऐड करके 100% ही दिया है, दोनों का परसेंटेज ऐड करके 100 ही दिया है। इसका मतलब इम्प्योरिटी है ही नहीं। इम्प्योरिटी हम कब लेते हैं? जब हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरी इक्वेशन भी आ रही होती, बट हमारे पास एक ही इक्वेशन आ रही है, तो उससे एक ही अननोन सॉल्व हो सकता है। तो होम असाइनमेंट 4 का ही नाउ क्वेश्चन नंबर 1 करो। होम असाइनमेंट 4 का ही क्वेश्चन नंबर 1।
कराए क्या? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, वो इम्प्योर है, मतलब उसमें कुछ अमोनियम क्लोराइड है और कुछ इम्प्योरिटी भी है। व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ NaOH, तो उसका NaOH के साथ हीट किया एंड उससे अमोनिया निकला, ठीक है, विच गिव्स अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जो उसका रिएक्शन हुआ H2SO4 के साथ, ठीक है। तो NaOH और NH4Cl का रिएक्शन हुआ, उससे क्या निकला? अमोनिया निकला। तो बेसिकली NH4Cl में क्या है? अमोनिया है। तो यहाँ से NH3 निकला। अब ये जो NH3 निकल रहा है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ठीक है, पहले ये काम हो गया, यहाँ से NH3 निकल गया एंड ये NH3 जो निकल रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, लेकिन H2SO4 एक्सेस में है। H2SO4 किस में? एक्सेस में है। तो कुछ H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है NH3 के साथ, और जो बचा हुआ H2SO4 है उसका रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ। ओके, तो यहाँ पर H2SO4 जो है किससे रिएक्शन कर रहा है? ठीक है, H2SO4 इज रिएक्टिंग विद NH3 एंड NaOH, ठीक है। इस रिएक्शन से NH3 निकला, हमें नहीं पता कितना NH3 निकला, लेकिन मान लो x ग्राम ऑफ NH3 निकला हमारे पास। इस रिएक्शन में मान लो x ग्राम ऑफ NH3 निकला। तो वो जो इनिशियली हमने इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड लिया था, उसका वेट था 0.5 ग्राम, उसका NaOH से रिएक्शन हुआ, तो मान लो x ग्राम NH3 निकला। नाउ इस NH3 का रिएक्शन H2SO4 से हुआ, लेकिन H2SO4 एक्सेस में, ठीक है, मतलब कुछ NH3 से रिएक्ट करेगा और जो बचा हुआ H2SO4 है वो किससे रिएक्शन करेगा? NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ NH3 प्लस नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ NaOH। ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन होगा, H2SO4 NH3 से रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन, एंड NaOH से करेगा तो भी एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या होगा? तो देखो H2SO4 का नॉर्मेलिटी दिया है 1/5, तो 1/5 इसका नॉर्मेलिटी है एंड 150 इसका वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास हो गया उसका मिली इक्वलेंट, ठीक है। नाउ ये मिली इक्वलेंट आ गया। नाउ इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ NH3। NH3 का तो कुछ पता नहीं है, मान लो उसका वेट हम x ग्राम ले लें, तो मोल्स कितना होगा? x डिवाइड बाय मोलार मास 17, ठीक है। ये इसके मोल्स हो गए। ओके, ये इसके क्या हो गए? मोल्स हो गए। तो x/17 उसके मोल है, n फैक्टर NH3 का 1 होगा, बिकॉज वो एक ही H पॉजिटिव लेगा, ठीक है। तो बेस का n फैक्टर या तो OH नेगेटिव कितना है वो देख सकते हैं, या फिर कितना H पॉजिटिव ले रहा है। तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। तो ये इसका, अच्छा एक और चीज है, ये जो है मिली इक्वलेंट है, ये क्या है? मिली इक्वलेंट, और ये जो आए ये इक्वलेंट आए। तो इसको अगर मुझे मिली इक्वलेंट में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ NaOH मतलब मिली इक्वलेंट ऑफ NaOH कितना हो गया? तो उसका नॉर्मेलिटी दिया 1 और वॉल्यूम दिया 20, तो 1 × 20 उसका मिली इक्वलेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आया, ऑब्वियसली ये 30 हो गया। तो यहाँ से x/17 × 1000 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो x क्या आ गया? x यहाँ से आ गया 0.17 ग्राम। ओके, तो हमारे पास जो NH3 है वो कितना है? 0.17 ग्राम है। उस 0.5 ग्राम, वही पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ अमोनिया इन अमोनियम क्लोराइड। जो 0.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड हमें दिया है, उसमें अमोनिया का कितना परसेंट है? तो अमोनिया का वेट कितना आ रहा है? 0.17 ग्राम ही आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ अमोनिया कितना हो गया यार? इट इज 0.17 डिवाइड बाय टोटल वेट कितना दिया? 0.5 × 100, तो कितना आया ये? ये हमारे पास आ रहा है 34%। ओके, सो अमोनिया जो है इस इम्प्योर NH4Cl में कितना हो गया? 34%। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देते क्या हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि जो NH4Cl था, इम्प्योर NH4Cl, उसका रिएक्शन NaOH से कराया गया था, जिसकी वजह से NH3 निकल गया।
अब ये जो NH3 निकला है, इस NH3 का रिएक्शन H2SO4 से हुआ है, लेकिन H2SO4 एक्सेस में है। ओके, H2SO4 एक्सेस में है, तो कुछ H2SO4 का रिएक्शन NH3 से हो रहा है और बचे हुए H2SO4 का रिएक्शन NaOH से हो रहा है। ओके, तो इक्वलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ NH3 प्लस इक्वलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, क्योंकि H2SO4 का रिएक्शन NH3 से भी हो रहा है और NaOH से भी हो रहा है, तो दोनों के इक्वलेंट अगर ऐड करेंगे NH3 और NaOH के, तो किसके इक्वल होने चाहिए? वो H2SO4 के इक्वलेंट के इक्वल होना चाहिए। वॉइस लैग हो रहा है क्या? नहीं है ना? ओके, निर्वेद कोई लैग नहीं है। नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ NH3 कैसे आए? तो NH3 का मोल्स कितना है भाई? NH3 का मोल्स है x/17, x उसका वेट था, x/17 उसका मोल हो गया, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ गए? n फैक्टर NH3 का 1, बेस की तरह जब वो काम करेगा तो उसका n फैक्टर 1, तो इसके इक्वलेंट हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो हमने मिली इक्वलेंट लिया है, बाकी दोनों जगह मिली इक्वलेंट है, तो इस इक्वलेंट को हमने मिली इक्वलेंट में कन्वर्ट किया है, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 1000 कर दिया। ओके, तो यहाँ से x 0.17 ग्राम आ गया, मतलब NH3 का वेट 0.17 ग्राम है, तो परसेंटेज इज 34%। ओके, सुजल अभी एक और कॉन्सेप्ट बचा है, डबल टाइट्रेशन। एक टाइप की टाइट्रेशन और बची है, डबल टाइट्रेशन। यस सुजल, ऑब्वियसली आज ही कराएंगे वो भी, आज चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड देन आगे डबल टाइट्रेशन पर चलते हैं। तो अभी गेट इक्विप्ड वाला पार्ट से क्वेश्चन नंबर 24 करो, गेट इक्विप्ड वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 24।
आया किसी का आंसर? तो देखो हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ Na2 Na2C2O4, जो कि जिसको ए बोला है, एंड दूसरा क्या है KHC2O4 डॉट H2C2O4 जिसको बी बोला है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इनको इक्वल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 0.1 मोल ऑफ KMnO4 एंड 0.1 मोल ऑफ NaOH के साथ जब रिएक्शन हो रहा है। तो मोलार रेशियो क्या है, ए एंड बी का मिक्सचर में। मान लो इसके हमारे पास x मोल है और मान लो इसके y मोल। अब देखो क्या है, जब ये KMnO4 से रिएक्शन करेंगे तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, है ना, तो ये ऑक्सीडाइज होंगे। तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर एज एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो एज रिड्यूसिंग एजेंट इनका एन फैक्टर क्या होगा, तो Na2CO4 में C2O4 जो है CO2 में चला जाएगा, एंड उसकी वजह से चेंज कितने का होगा, चेंज होगा कार्बन का 1 का, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर चेंज ऑब्वियसली सेम वही चीज है, C2O4 CO2 में जाएगा तो चेंज 1 का होगा, लेकिन कार्बन एटम यहाँ पर कितने हैं, 2 से इधर 2 से इधर, 4 कार्बन एटम है, तो एन फैक्टर आ जाएगा 4। और एन फैक्टर एज एसिड क्या होगा, क्योंकि जब NaOH से रिएक्शन करेंगे तो NaOH के रिएक्शन के साथ, मतलब NaOH के साथ क्या है, NaOH बेस का काम करेगा, तो ये एसिड का काम करेंगे ना। ये एसिड नहीं हो सकता है, एसिड कौन होगा, यही वाला पार्ट होगा। एसिड में H पॉजिटिव निकलता है ना, तो इसमें तो H है ही नहीं। तो इसमें देखो एक H यहां से निकलेगा और 2 H H2C2O4 वाले से निकलेंगे, तो इसका तो कोई एन फैक्टर है ही नहीं, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 3। ओके, तो अब देखो हमारे पास जब KMnO4 से रिएक्शन हो रही है तो KMnO4 के इक्विवेलेंट क्या होंगे, 0.1 उसका मोल्स हो गया, इंटू वॉल्यूम अगर हम V ले लेते हैं, ठीक है, एंड इंटू एन फैक्टर KMnO4 का क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसके x मोल है। ठीक है, याद है ना मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू जिससे वो रिएक्ट कर रहा है उसके इक्विवेलेंट का सम। तो इससे रिएक्ट कर रहा है और इससे रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों के इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4 कितना होगा, 5 इसका मोल्स हो गया इंटू एन फैक्टर 2, दूसरे का कितना हो गया मोल्स, y इंटू एन फैक्टर 4। सो ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इसके अलावा जब NaOH से रिएक्शन हो रही है तो NaOH इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ, जो कि ये है। ठीक है, सो NaOH के कितने मोल्स दिए हैं यार, तो NaOH का मोलरिटी इज 0.1, वॉल्यूम उसका क्या दिया, उसका बोला इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, तो उसका वॉल्यूम V, और NaOH का एन फैक्टर क्या होगा एज ए बेस, ऑब्वियसली 1, इज इक्वल टू इसी से रिएक्शन होगी, तो इसके मोल्स है अपने पास Y, एंड एन फैक्टर क्या है, बेस एज ए बेस 3। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर हम यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या आएगा यार, 1 डिवाइड बाई अगर हम 2 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2x प्लस 4y डिवाइड बाय 3y इज इक्वल टू 5। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 4y अपॉन 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x बाई y कितना आएगा, इलेवन बाई टू आ जाएगा। x बाई वाई यहाँ से क्या आएगा, x बाई वाई इज 11/2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑब्वियसली सी ऑप्शन। क्लियर है।
तो ये हमारे पास बैक टाइट्रेशन वाला पार्ट हो गया। बैक टाइट्रेशन में मेनली ये है कि अपने पास कोई एक सब्सटेंस अगर दो सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है तो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बाकी दोनों सब्सटेंस के इक्विवेलेंट का सब। कोई सब्सटेंस जिस जिस सब्सटेंस से रिएक्ट करता है उन सभी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट ऐड करके उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहां पर लेंगे डबल टाइट्रेशन। लिख लिया सबने ना? ठीक है, तो नाउ हम लेंगे यहां पर डबल टाइट्रेशन। तो डबल टाइट्रेशन देखो क्या है यहाँ पर, मतलब एक तरह से हम काइंड ऑफ एग्जांपल ले रहे हैं, बट इस एग्जांपल में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसी कॉन्सेप्ट को हम बाकी जगह भी मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो जैसे हमने जो एग्जांपल ले रहे हैं एक तरह से क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बेसिक मिक्सचर, ये हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या एक सब्सटेंस है, उसमें NaOH है मान लो, इसके अलावा Na2CO3 है, एंड इम्प्योरिटी। ये हमारे पास एक सैंपल दिया है, ठीक है। तो इस सैंपल का वेट है अपने पास W ग्राम, एंड इसका टाइट्रेशन हम कराएंगे HCl के साथ, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ NaOH हमें निकालना है यहाँ पर, एंड परसेंटेज ऑफ Na2CO3 निकालना है यूजिंग HCl, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है M1 उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। M1 उसका बेसिकली मोलरिटी है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर है। M1 कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। M1 लिखा तो मोलरिटी, N लिखा होता तो नॉर्मलिटी, ठीक है। लिख लिया सभी ने ये?
अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इसमें वो क्या है, वो एक तरह से हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला एग्जांपल है कि हमें NaOH और Na2CO3 का एक सैंपल दिया, उसमें ऑब्वियसली कुछ इम्प्योरिटी भी है, तो उसमें परसेंटेज ऑफ NaOH क्या है एंड परसेंटेज ऑफ Na2CO3 क्या है, ये निकालना है यूजिंग HCl। तो अब देखो क्या है, NaOH जो है वो HCl से रिएक्शन करेगा, तो क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा Na2CO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर दो इक्वलेंट पॉइंट आते हैं। पहले हमारे पास NaHCO3 बनता है और फिर जो NaHCO3 बना है उसका रिएक्शन, मतलब जैसे ही NaHCO3 बन गया फिर उसका रिएक्शन हम फिर से HCl से कराएंगे, तो ये हम बोल सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, या वी कैन राइट इट एज H2CO3। तो देखो क्या होता है, अब यहाँ पर दो टाइप के इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, एक फिनोप्सिलीन और एक मिथाइल ऑरेंज। तो हमारे पास तीन रिएक्शन है, हमारे पास क्या है, तीन रिएक्शन है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हमने देखा था कि इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, फिनोप्सिलीन भी कर सकते हैं और मिथाइल ऑरेंज भी कर सकते हैं, याद आया। तो इस रिएक्शन का दोनों इंडिकेटर जो है वो क्या कर सकता है, इंडिकेट कर सकता है इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है। सो बोथ फिनोप्सिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट्स इक्विवेलेंट पॉइंट। ओके, इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब जहां पर इक्विवेलेंट क्या हो, सेम हो। तो इसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट है उसको मिथाइल ऑरेंज भी बता सकता है और फिनोप्सिलीन भी बता सकता है, मतलब कोई भी यूज करेंगे तो वो हमें यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट पॉइंट दे देगा। ये हम बोल सकते हैं जहां पर दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे वो हमें पता चल जाएगा अगर हम फिनोप्सिलीन या मिथाइल ऑरेंज कोई भी डाले तो। लेकिन देखो ये जो NaCO3 वाली रिएक्शन है इसका इक्विवेलेंट पॉइंट फिनोप्सिलीन नहीं बता सकता, ओके, लेकिन मिथाइल ऑरेंज बता सकता है, ओके। तो फर्स्ट वाला, ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है इसमें हम फिनोप्सिलीन, मतलब इसका इक्विवेलेंट पॉइंट कौन बताएगा, इसका इक्विवेलेंट पॉइंट बता, ऑब्वियसली Na2CO3 का कंप्लीट रिएक्शन कब होगा, जब ये Na2CO3 से जो NaCO3 बन रहा है ये भी रिएक्ट कर जाए तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि इस रिएक्शन का जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट है और इस रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है वो सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो जो फिनोप्सिलीन है indicates only first equivalent point of Na2CO3, मतलब जस्ट वो फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बताएगा। फिनोप्सिलीन जो है वो जस्ट किसके बारे में बताएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट के बारे में, मतलब कि फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, ये Na2CO3 वाली रिएक्शन के बारे में, ठीक है। बट मिथाइल ऑरेंज जो है वो इसका एंड पॉइंट बता देता है, हम बोल सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बता देता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इसका भी इक्विवेलेंट पॉइंट बताता है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन का बता देगा कि कब हो। बट मिथाइल ऑरेंज indicates second equivalent point of Na2CO3।
ओके, तो मतलब यहाँ पर ये है कॉन्सेप्ट कि अगर हम मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्सिलिन कोई भी यूज करेंगे, इसका एंड पॉइंट तो बता देगा वो, मतलब एंड पॉइंट इक्वल एंड पॉइंट बता देगा कि कितना इसमें HCl यूज हो रहा है या कितना HCl का वॉल्यूम यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम फिनोप्सिलिन यूज करेंगे Na2CO3 के साथ, तो Na2CO3 के साथ अगर हमने फिनोप्सिलिन यूज किया तो याद रखना वो इसी रिएक्शन में कितना HCl यूज हुआ है वही बता पाएगा। ओके, इस रिएक्शन में कितना HCl यूज हुआ है वही बता पाएगा, सेकेंड रिएक्शन में कितना HCl यूज हुआ है वो नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज कर लिया तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, Na2CO3 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये दोनों रिएक्शन में कितना HCl यूज हुआ है वो भी बता पाएगा। ओके, ये यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट है डबल टाइट्रेशन। इसी का यूज करके अलग अलग टाइप के यहाँ पर एग्जाम्पल या क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, लिख लिया सभी ने? तो फिनोप्सिलिन को हम PHS बोल देंगे, जैसे हमने वहां पर भी लिखा था, PHS जो है फिनोप्सिलिन बोल सकते हैं और MEOH जो है मिथाइल ऑरेंज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको PHS बोल देते हैं एंड मिथाइल ऑरेंज को MEOH बोल देते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख दिया था। तो लिख लिया सबने, आगे चलें। तो अब देखो, हम यहां पर ऐसा बोलते हैं कि जब हमने फिनोप्सिलिन यूज किया, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन में फिनोप्सिलिन ऐड करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं वो है, तो हमने क्या किया कि हमने फिनोप्सिलिन यूज किया, तो PHS इज एडेड। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन था या मिक्सचर था NaOH Na2CO3 वगैरह का, उसमें हमने क्या क्या कर दिया, फिनोप्सिलिन ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो फिनोप्सिलिन अगर हमने ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, इन दोनों रिएक्शन में कितना HCl यूज हुआ वो बता देगा। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन में कितना HCl यूज हुआ वो बता देगा ना, क्योंकि NaOH का भी इक्विवेलेंट पॉइंट बताता है और Na2CO3 का भी फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट बताता है। तो फिनोप्सिलिन इज एडेड फर्स्ट, इस क्वेश्चन में हम ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन हो सकता है अलग टाइप से भी दिया जा सकता है। तो फिनोप्सिलिन इज एडेड फर्स्ट, तो वॉल्यूम ऑफ HCl used in the presence of फिनोप्सिलिन मान लो उन्होंने दे दिया V1 है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ HCl used in the presence of फिनोप्सिलिन इज V1, ऐसा आ रहा है। और बाद में हमने क्या किया, बाद में मान लो हमने जैसे ही हमें फर्स्ट एंड पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब इनका इक्विवेलेंट पॉइंट मिला। इक्विवेलेंट पॉइंट कब मिलेगा याद है, टाइट्रेशन में कैसे मिलता है हमें इक्विवेलेंट पॉइंट, हम कौन सी रीडिंग नोट करते हैं, जब कलर चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे ही कलर चेंज हुआ फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं। जैसे ही कलर चेंज हुआ फिर मिथाइल ऑरेंज डाल देते हैं। तो नाउ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड, उसी टाइट्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं। अभी मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम ऑफ HCl used in the presence of फिनोप्सिलिन मान लो V2 है, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि अभी हमने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, सेम टाइट्रेशन को कंटिन्यू रखते हुए मिथाइल ऑरेंज यूज किया, तो उसमें वॉल्यूम आया V। तो नाउ ये जो V1 वॉल्यूम है HCl का, ये किस किस रिएक्शन में यूज हुआ बताओ यार।
ये V1 वॉल्यूम जो है फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में मिला के यूज हुआ ना, क्योंकि हमने जब फिनोप्टेनिन ऐड किया तो ये दोनों रिएक्शन का क्या बता देगा, इक्विवेलेंट पॉइंट बता देगा ना। थर्ड रिएक्शन का नहीं बता पाता, बट ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन का बता देता है। ओके, NH का भी बता देता है, Na2CO3 का भी बता देता है। सो दिस V1 इज नथिंग बट वॉल्यूम यूज्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हमने क्या किया था, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया था। तो मिथाइल ऑरेंज अभी ऑब्वियसली इसका इक्विवेलेंट पॉइंट बताएगा। तो थर्ड रिएक्शन में कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है HCl का, V2, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज वॉल्यूम कितना है HCl का, V2 आया। तो दिस V2 इज नथिंग बट वॉल्यूम यूज्ड इन थर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड इन थर्ड रिएक्शन कितना आएगा, या इन फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन क्या आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन ले लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन कितना आ गया, मोलरिटी पता है ना HCl का। HCl का मोलरिटी क्या लिया हमने, M1। ओके, और वॉल्यूम यूज हुआ V1। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए HCl के फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में मिला के, M1V1। ओके, इसके अलावा थर्ड रिएक्शन में मोल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड इन थर्ड रिएक्शन क्या आएगा, मोलरिटी क्या है M1, और वॉल्यूम कितना यूज हुआ V2। ऑब्वियसली थर्ड रिएक्शन का ही वॉल्यूम है ये। सो M1 इंटू V2। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में मिला के HCl के कितने मोल्स यूज हुए वो पता है, और थर्ड रिएक्शन में HCl के कितने मोल्स यूज हुए वो पता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, पहले ये लिख लो। हो गया सबका। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में मिला के कितना HCl का मोल्स यूज हुआ वो पता चल गया। एंड
लास्ट रिएक्शन में कितना यूज हुआ वो पता चल गया। ठीक है, तो ये HCl के मोल्स पता है दोनों में मिलाकर, लास्ट वाले भी पता है। अब देखो लास्ट वाले रिएक्शन में HCl के मोल्स कितने आए यार? लास्ट वाले रिएक्शन में HCl के मोल्स है M1 इंटू V2, है कि नहीं? तो जितने HCl के मोल्स हैं उतने ही मोल्स हमारे पास NaHCO3 के होंगे कि नहीं होंगे? ओके, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इन थर्ड रिएक्शन क्या होगा? M1 इंटू V2 होगा कि नहीं होगा? बिकॉज जितना HCl का मोल्स रिएक्ट किया है थर्ड रिएक्शन उतना NaCO3 का रिएक्ट किया होगा, है कि नहीं? अब ये NaCO3 के मोल्स हमें मिल गए M1 इंटू V2, तो इतने ही इसके भी मोल्स होंगे कि नहीं होंगे? सेकंड रिएक्शन में जो NaCO3 बना वो इतना ही बना है ना, तो हमें यहां पर मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 इन सेकंड रिएक्शन ऑल्सो। NaCO3 फॉर्म इन सेकंड रिएक्शन कितना होगा? सेम होगा ना? ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन में NaCO3 के मोल्स मिल गए, तो जितने NaCO3 के मोल्स होंगे उतने Na2CO3 के होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 पता चल गया। कितना आ गया? M1 इंटू V2 आ गया। तो Na2CO3 के मोल्स पता है तो परसेंटेज मिल जाएगा। व्हाट इज Na2CO3 का वेट? इट इज मोल नंबर ऑफ मोल्स इंटू, नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या होता है? मोलार मास क्या है इसका Na2CO3 का? 106 है आई थिंक। तो इतना ग्राम हमारे पास इसका वेट हो गया। एंड व्हाट इज परसेंटेज ऑफ Na2CO3 नाउ? तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया डिवाइड बाय टोटल वेट। हमने कितना लिया? W लिया था ना? दिस टोटल वेट वाज W ग्राम इंटू 100। तो ये हमारे पास इस सैंपल में परसेंटेज ऑफ Na2CO3 आ गया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इंप्योरिटी हो सकती है, जैसा हमने पहले ही लिखा है कि इंप्योरिटी है, तो फिर अभी हमें NaH का वेट जो है अलग से निकालना पड़ेगा। अगर इंप्योरिटी नहीं होती तो डायरेक्ट 100 माइनस कर देते तो NaH का परसेंटेज आ जाता। बट हमने क्या बोला यहाँ पर कि हमारे पास NaH भी है, Na2CO3 भी है और इंप्योरिटी भी है। ठीक है, तो अभी NaH का वेट एंड देन उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले ये लिख लो। यस सिद्धार्थ, लास्ट रिएक्शन में जितना HCl का मोल्स होगा उतना NaCO3 का मोल्स होगा ना। लास्ट रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 यूज। दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना।
हो गया सबका? नाउ देखो, हमें लास्ट रिएक्शन में जो HCl था वो पता है, उसको यूज करके हमने क्या किया है, हमने NaHCO3 के क्या निकाल लिए, पहले मोल्स निकाल लिए। लास्ट रिएक्शन का HCl के मोल्स से NaHCO3 के मोल्स निकाल लिए, फिर उससे इस रिएक्शन के NaCO3 के मोल्स पता चल गए, तो Na2CO3 के मोल्स भी पता चल गए। लेकिन देखो एक और चीज है, यार जितने इस NaCO3 के मोल्स होंगे उतने ही HCl के मोल्स होंगे कि नहीं होंगे यार? दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड इन सेकंड रिएक्शन हमें पता चल गया एक तरह से। ओके, so number of moles of HCl used, number of moles of HCl used in second reaction क्या आ गया? कितना NaCO3 का मोल्स आया था? कितना आया था NaCO3 का मोल्स यार? NaCO3 का मोल्स आया था M1 इंटू V2। ओके, सो M1 इंटू V2 अपने पास क्या हो गया? HCl का मोल्स हो गया इन सेकंड रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में मिला के फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में मिला के HCl के मोल्स कितने यूज हुए पता है ना? फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में मिला के HCl के कितने मोल्स यूज हुए हैं? M1 इंटू V1 यूज हुआ है ना? तो M1 इंटू V1 इज फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन के HCl के मोल्स, और जो सेकंड कितने हो रहे हैं? M1 इंटू V2। तो फर्स्ट रिएक्शन के HCl के मोल्स भी पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड में मिला के थे M1 इंटू V1, और सेकंड में यूज हुआ M1 V2। तो फर्स्ट में कितना यूज होगा? M1 V1 माइनस M1 V2। ओके, तो HCl के मोल्स पता चल गए फर्स्ट रिएक्शन से। नाउ HCl के मोल्स पता चल गए फर्स्ट रिएक्शन के, तो जितने HCl के मोल्स है उतने ही NaH के मोल्स होंगे कि नहीं होंगे? ओके, जितने HCl के मोल्स है फर्स्ट रिएक्शन में उतने ही NaH के मोल्स भी होंगे। तो क्या आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M1 V1 माइनस M1 V2। तो NaOH के मोल्स पता चल गए तो वेट पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। व्हाट इज मोलार मास ऑफ NaOH? इट इज 40। तो परसेंटेज ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? वेट ऑफ NaOH divided by total weight into 100, so that will be percentage of NaOH। क्लियर है? तो इस टाइप से हम यहाँ पर NaOH एंड Na2CO3 दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो काइंड ऑफ एक क्वेश्चन ही था, एग्जांपल लेके चले थे हम। तो वो डिपेंड करेगा तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है। मेन कॉन्सेप्ट अपने पास क्या रहेगा? मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो फिनोप्थिलीन वाला। ओके, कि फिनोप्थिलीन जो है वो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट बता देता है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं बता पाता। ठीक है, तो जब फिनोप्थिलीन लेंगे ना तो जस्ट इस रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो ये दोनों रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट ये है, जब मिथाइल ऑरेंज हम लेंगे तो दोनों रिएक्शन को कंसीडर करना है, मतलब Na2CO3 का कंप्लीट रिएक्शन लेना है, कंप्लीट टाइट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम फिनोप्थिलीन लेंगे तो जस्ट ये फर्स्ट रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, NaCO3 वाली रिएक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ये मेन है यहाँ पर डबल टाइट्रेशन।
हो गया सबका? नाउ क्वेश्चन करो होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो वहां पर NaCO3 और Na2CO3 का एक मिक्सचर दिया है। इसका मिक्सचर है NaCO3 एंड Na2CO3 दोनों का एक मिक्सचर है। ओके, तो उसका फिनोप्सिलिन के साथ हमें दिया हुआ है एंड HCl के साथ दिया हुआ है कितना कितना वॉल्यूम है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला, अगर इस मिक्सचर को हीट किया जाए तो इस मिक्सचर को हीट करने पर CO2 कितना मिलेगा। तो बेसिकली ऑन हीटिंग याद रखना NaCO3 ही डिसोसिएट होता है और ये देता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, तो जितने CO3 के मोल्स होंगे मिक्सचर में उसका हाफ मोल मिलेगा CO2 का। जितने NaCO3 के मोल्स हैं उसका हाफ मोल किसका मिलेगा, CO2 का मिलेगा। तो तुम्हें एक तरह से NaCO3 जो है उसके मोल्स निकालने हैं मिक्सचर में कितने होंगे। अगर उसके मोल्स तुम्हें पता चल गए तो तुम्हें CO2 के मोल्स भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके तुम्हें NaCO3 के मोल्स निकालने हैं। तो सॉल्व करो।
आंसर आया किसी का? तो देखो करा देते हैं। हमारे पास मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में हमारे पास है Na2CO3 एंड NaCO3, ठीक है, ये दोनों है मिक्सचर में। ये दोनों है। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो जब HCl से न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो फिनोप्सिलिन के साथ x ml ऑफ 1 मोलार HCl यूज हुआ, ठीक है। तो फिनोप्सिलिन के साथ कौन सी रिएक्शन कंसीडर करेंगे यार? Na2CO3 की रिएक्शन कंसीडर करेंगे, जस्ट फर्स्ट वाली है ना। NaCO3 तो रिएक्ट करता ही नहीं है, या रिएक्ट करता तो ऑब्वियसली वो इंडिकेट नहीं हो पाता है फिनोप्सिलिन से, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्सिलिन हम NaCO3 की रिएक्शन लिखते ही नहीं। ओके, तो हमारे पास जस्ट एक रिएक्शन को हम लिखेंगे, तो Na2CO3 प्लस HCl gives NaSCO3 प्लस NaCl, ये रिएक्शन लिखेंगे जस्ट। तो इसमें कितना HCl यूज हो रहा है? x ml 1 मोलार, मतलब x मिलीमोल। तो अब देखो हमें यहां से डायरेक्ट पता चल गया कि Na2CO3 के कितने मिलीमोल। ओके, सो HCl हमारे पास x मिलीमोल है, तो Na2CO3 के भी कितने आए? x मिलीमोल आए। क्लियर है क्या? तो हमें Na2CO3 के मिलीमोल्स पता चल गए। नाउ अब देखो वो क्या बोल रहा है, लेकिन जब हमने इसी मिक्सचर को न्यूट्रलाइज किया, अभी देखो से आगे इसी टाइट्रेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, याद रखना, सेम टाइट्रेशन को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, हम फिर से वो मिक्सचर ले रहे हैं, क्योंकि वो बोला था अबव मिक्सचर इज न्यूट्रलाइज बाय मिथाइल ऑरेंज। तो इसी मिक्सचर को अगर हम मिथाइल ऑरेंज से न्यूट्रलाइज करते, उसके साथ उसकी प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज करते, तो HCl का YML यूज होता। ओके, अब देखो जब मिथाइल ऑरेंज लेते हैं तो ये रिएक्शन आती, फिर इससे क्या बनता है? NaCO3 बनता। तो ये जो NaCO3 बन रहा है इसका न्यूट्रलाइजेशन होता, तो ये NaCO3 जो बना है उसका न्यूट्रलाइजेशन होता। याद रखना, अभी हम जो ये NaCO3 लिख रहे हैं, ये बनने वाला NaCO3 का न्यूट्रलाइजेशन लिख रहे हैं। इसके अलावा इस मिक्सचर में जो NaCO3 है इसका भी न्यूट्रलाइजेशन होता। तो अभी ये जो रेड से लिखा है ये मिक्सचर वाला NaCO3 है, चलो इसको ग्रीन से ले लेते हैं। तो अभी ये जो हमने NaCO3 लिखा है ये मिक्सचर वाला NaCO3, ठीक है। तो अभी जो टोटल वॉल्यूम यूज हो रहा है वो कितना है? YML है, तो Y मिलीमोल यूज हो रहे हैं ऑब्वियसली इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में, तीनों रिएक्शन में मिला के अभी HCl के कितने मिलीमोल्स यूज हो रहे हैं? Y। तो फर्स्ट रिएक्शन में तो ऑब्वियसली X यूज होंगे, बिकॉज हम वो पहले ही देख चुके हैं। नाउ फर्स्ट रिएक्शन से जो HCl हमारे पास X मिलीमोल है, तो उसके यूज करके हम बोल सकते हैं कि NaCO3 के भी कितने मिलेंगे? X मिलीमोल मिलेंगे। तो जो NaCO3 है वो X मिलीमोल है, तो उस सेकेंड रिएक्शन में जो HCl यूज होगा दैट इज ऑल्सो X मिलीमोल, ठीक है। अच्छा, नाउ थर्ड रिएक्शन में कितना HCl यूज होगा यार? देखो तीनों रिएक्शन में मिला के HCl कितना यूज हो रहा है? तीनों रिएक्शन में मिला के HCl कितना यूज हो रहा है? Y मिलीमोल हो रहा है ना, बिकॉज YML और 1 मोलार बोला है उसने। तो तीनों रिएक्शन में मिला के Y मिलीमोल यूज हो रहा है, तो लास्ट रिएक्शन में कितना यूज होगा? Y माइनस 2X मिलीमोल। ओके, लास्ट रिएक्शन में कितना यूज होगा? Y माइनस 2X मिलीमोल। तो Y माइनस 2X मिलीमोल HCl है, तो NaCO3 भी कितना है? Y माइनस 2X मिलीमोल है। तो लास्ट रिएक्शन में जो NaCO3 के मिलीमोल्स हैं वो Y माइनस क्या है? 2X है। ओके, तो क्या है? ये जो HCl है, मतलब ये जो हमने देखो NaCO3 की दो रिएक्शन लिखी है, ये दो रिएक्शन किस किस की हैं? तो ये सेकंड वाली जो NaCO3 की रिएक्शन है, ये कौन सा NaCO3 है? जो कि Na2CO3 की रिएक्शन से NaCO3 बना, वो वाला NaCO3 है। और लास्ट रिएक्शन में जो हमने NaCO3 लिखा है, कौन सा NH3 है? NaCO3 है जो मिक्सचर में NaCO3 है, वो वाला NaCO3 है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन से हमारे पास कितना NaCO3 आया है? X मिलीमोल आया है। ओके, तो X मिलीमोल ऑफ NaCO3 से कितना HCl रिएक्ट करेगा? X मिलीमोल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज हमारे पास HCl जो है वो Y मिलीमोल आ रहा है। तो HCl कौन सा है? वो Na2CO3 वाली रिएक्शन का भी HCl है, और ये दोनों रिएक्शन का भी HCl है, ठीक है। तो बेसिकली तीनों रिएक्शन में जो HCl यूज हो रहा है वो है हमारे पास Y मिलीमोल। तो फर्स्ट रिएक्शन में X मिलीमोल है, इस सेकंड रिएक्शन में भी X मिलीमोल आ गया,
तो बचे हुए कितने मिलीमोल हैं? y माइनस टू एक्स है ना, क्योंकि टोटल मिलीमोल अपने पास HCl के y है। तो लास्ट रिएक्शन में y माइनस टू एक्स मिलीमोल यूज होगा HCl का, तो ऑब्वियसली NaCO3 का भी उतना ही हो जाएगा। और ये कौन सा NaCO3 है? ये मिक्सचर वाला NaCO3 है। ओके, तो अभी हमें मिक्सचर में NaCO3 के मिलीमोल्स मिल गए। तो CO2 के मिलीमोल्स कितने होंगे यार? यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि CO2 के मिलीमोल्स कितने आएंगे, NaCO3 के मिलीमोल्स कितने आ गए? y माइनस टू एक्स आ गए ना। तो इसका हाफ मिलीमोल अपने पास क्या होगा? CO2 का होगा। तो कौन सा करेक्ट हुआ यार? उन्होंने मोल पूछा है तो मोल के लिए ऑब्वियसली डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया। ओके, y माइनस टू एक्स बाई 2 मिलीमोल, या फिर y माइनस टू एक्स डिवाइड बाय 2000 मोल। ओके, तो ये हमारे पास हो गया होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 6। now एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 8, गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 8 करो।
आया किसी का आंसर? तो देखो, हमें यहाँ पर कंपाउंड दिया Na2CO3 डॉट NaCO3 डॉट 2H2, ओके। एंड इसका क्या दिया हमें? Na2CO3 डॉट NaSCO3 एंड डॉट 2H2 ये दिया है। और इसके कितने दिए हमें? 40 ml 0.05 मोलार इसका कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब क्या है? इसके कितने मिलीमोल हो गए? 20 मिलीमोल हो गए, ठीक है। तो अब देखो, ऑब्वियसली यहाँ पर इसके भी 20 मिलीमोल होंगे और इसके भी 20 मिलीमोल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? दोनों के 20-20 है ना, बिकॉज इसके एक मॉलिक्यूल में Na2CO3 का भी एक मॉलिक्यूल है, NaCO3 का भी एक मॉलिक्यूल है। तो जितने मोल्स इसके हैं उतने मोल्स Na2CO3 एंड NaCO3। अब इसका रिएक्शन किया गया HCl के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोप्सिलीन HCl का कितना यूज हो रहा है? XmL यूज हो रहा है, ठीक है। तो फिनोप्सिलीन के साथ जो रिएक्शन है वो क्या होगी? तो फिनोप्सिलीन के साथ जस्ट Na2CO3 का रिएक्शन हम देखेंगे। तो Na2CO3 प्लस HCl gives NaCO3 प्लस NaCl। तो ये देखो, इसके x मिलीमोल है, सॉरी 20 मिलीमोल है। तो HCl के भी कितने आएंगे इस रिएक्शन में? 20 मिलीमोल आएंगे। तो दिस 20 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? वो बोला 0.05 इंटू एक्स है ना, 0.05 इसका मोलरिटी है और x ml है। तो इट शुड बी इक्वल टू 0.05 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई यहाँ से 40, ठीक है। तो इस रिएक्शन में HCl कितना यूज हो रहा है? 40 ml यूज हो रहा है। अब इसके बाद जब हम मिथाइल ऑरेंज ले लेंगे, इन टू सेपरेट टाइट्रेशन लिखा, मतलब डिफरेंट टाइट्रेशन लेंगे, सेम टाइट्रेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से हम ये सैंपल लेंगे या ये कंपाउंड लेंगे और HCl के साथ हम फिर से टाइट्रेशन कराएंगे। तो जब फिर से टाइट्रेशन कराएंगे तो एक तो यही वाली रिएक्शन आ जाएगी जो कि इस Na2CO3 की होगी। फिर इस Na2CO3 से जो NaCO3 बना है उसकी भी रिएक्शन देखेंगे। तो इस NaCO3 कितना बनेगा यार? सेम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, तो कितना बनेगा? 20 मिलीमोल बनेगा ना। तो NaCO3 जो है इसका रिएक्शन हुआ एंड हमें मिला NaCl प्लस H2CO3 या H2O प्लस CO2। तो ये 20 मिलीमोल है। तो इस रिएक्शन में भी HCl के कितने यूज होंगे? 20 मिलीमोल, ठीक है। इसके अलावा ये जो NaCO3 है कंपाउंड में, इसका भी टाइट्रेशन होगा। तो NaCO3 हम ये कंपाउंड वाला ले रहे हैं अभी। तो ये कितना हो गया? दिस इज 20 मिलीमोल, ठीक है। हम साफ साफ देख रहे हैं ये कितना है? 20 मिलीमोल है। तो ये भी हमारे पास 20 मिलीमोल यूज होगा HCl। अब देखो, तीनों रिएक्शन में मिला के कितना HCl हो गया? तीनों रिएक्शन में मिला के HCl के कितने मिलीमोल हो गए? 20 प्लस 20 प्लस 20 कितने मिलीमोल हो गए तीनों में मिला के? 60 हो गया ना, ओके। तो तीनों रिएक्शन में मिला के हमारे पास 60 मिलीमोल आ रहा है। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 60 मिलीमोल एंड इट शुड बी इक्वल टू 0.05 मोलार है इसका कॉन्सेंट्रेशन। एंड अभी वॉल्यूम क्या है? y है, ओके। तो 60 इज इक्वल टू 0.05 इंटू वाई। तो y यहां से क्या आ रहा है? ये आ रहा है 120, सॉरी 0.05 है ना, हाँ। तो ये y यहां से क्या आ रहा है? 120 आ रहा है आई थिंक। 2 मिलीमोल थे कि 22 मिलीमोल थे ना शायद? 2 मिलीमोल है, सॉरी 20 नहीं, 2 मिलीमोल है, ठीक है। तो 2 मिलीमोल है। ओके, सो टोटल कितने मिलीमोल हो गए? 6 मिलीमोल हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 मिलीमोल हो गए। 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 मिलीमोल हो गए। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 120 आ रही है, ओके। सो y आ गया हमारे पास 120 ml और x कितना आया था?
एक्स हमारे पास आया था 40 ml। ओके, तो यहां से हमारे पास y माइनस एक्स क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा 120 माइनस 40 दैट इज 80 ml। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में 40 ml यूज हुआ HCl, तो सेकंड में भी 40 होगा और थर्ड में भी 40 होगा, तो तीनों रिएक्शन में मिला के 120 ml। ठीक है, और जस्ट फर्स्ट रिएक्शन में 40, तो y माइनस एक्स कितना आ गया, 80 ml आ गया। फर्स्ट रिएक्शन में कितना हुआ था, 40 ml हुआ था ना। नौ सभी में मोल्स क्या है, सेम ही है ना, इसमें जितने मोल्स है उतने इसमें मोल्स और उतने इसमें मोल्स, तो तीनों रिएक्शन में वॉल्यूम भी इक्वल यूज होगा, तो टोटल वॉल्यूम अपने पास 120 ml यूज हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम माइनस फर्स्ट रिएक्शन का वॉल्यूम कितना हो गया, 80 ml। ओके, तो होमवर्क नोट कर लो, चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया है, सो होमवर्क ऑब्वियसली फुल मॉड्यूल है। ठीक है, पूरा मॉड्यूल कर सकते हो अभी। सो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। बाय, टेक केयर।